बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट्स। सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट हमारा एक बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर दो सब टॉपिक हैं। सब टॉपिक नंबर 1 है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड सब टॉपिक नंबर 2 है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में, और इसके बाद आने वाले लेक्चर में फिर हम बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं शुरू में आपको ये बताना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा सैटेलाइट से कि सैटेलाइट होती क्या है। उसके बाद फिर हम इसकी दो मेजर टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें नेचुरल सैटेलाइट है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में, जिसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में बात होगी, वेदर सैटेलाइट के बारे में बात होगी, नेविगेशन सैटेलाइट, मिलिट्री सैटेलाइट्स एंड साइंटिफिक सैटेलाइट के बारे में बात होगी। और ये इंतहाई आसान है, मतलब आपने बस थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में बताना है कि इसका क्या काम होता है, इसका क्या काम होता है, इन सब का क्या क्या काम होता है, बस वही बताना है। कोई इसके अंदर कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना है, जो कि है जी लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। कि एक सैटेलाइट को किस तरह से लॉन्च किया जाता है, किस तरह से उसे भेजा जाता है कि वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमना शुरू कर दे। ठीक है बच्चों, अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके माइंड में आ रहे होते हैं कि ये जो सैटेलाइट है ये घूम रहा है अराउंड द अर्थ एक सर्कुलर पाथ के ऊपर। ठीक है, इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही होती है, क्या इसके अंदर कोई इंजन लगा होता है, ठीक है, और इसके अलावा ये अर्थ पे गिरता क्यों नहीं है, और बहुत सारे सवाल होते हैं जो आपके माइंड में चल रहे होते हैं। इंशाल्लाह इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट से, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सैटेलाइट। कि सैटेलाइट होता क्या है। प्यारे बच्चों, न्यूटन ने कहा था कि सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट है जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो। ठीक है, एक फिक्स पाथ के ऊपर वो घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे। ठीक है, पाथ को चेंज ना करे। सही है, इसके अलावा उसके घूमने की जो वजह हो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि ये एक सैटेलाइट है। ठीक है, अब उसकी प्रॉपर डेफिनेशन जरा देखिए बेटा, नोट्स बनाइए और हेडिंग लगाइए सैटेलाइट की और उसमें लिखिए अ सैटेलाइट इज एनी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द प्लैनेट ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड मेंटेनिंग अ स्टेबल पाथ अराउंड इट। जो बातें आपको बताई हैं वही आपकी इस डेफिनेशन के अंदर मौजूद है कि ये एक ऑब्जेक्ट होता है, घूमेगा प्लैनेट के अराउंड, ठीक है, एक फिक्स सर्कुलर पाथ के ऊपर, और उसके घूमने की वजह क्या होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी। तो बेटा ऐसे ऑब्जेक्ट को आप बोलोगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, सैटेलाइट है। उसके बाद मैंने बताया था कि सैटेलाइट्स की दो मेजर टाइप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट, एक को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, अब जरा समझो, इनके नाम से ही क्लियर है कि नेचुरल सैटेलाइट आपके पास ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो कि नेचुरली रिवॉल्व कर रहे होते हैं किसी प्लैनेट के अराउंड। हमने उन्हें नहीं भेजा होता, हमने उन्हें लॉन्च नहीं किया होता, वो नेचुरली रिवॉल्व कर रहे होते हैं किसी न किसी प्लैनेट के अराउंड। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास मून है, जो कि नेचुरली रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। हमने नहीं भेजा मून को, हमने उसे लॉन्च नहीं किया, वो नेचुरली अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ प्लैनेट है और वो उसके गिर्द घूम रहा है, तो वो इसका सैटेलाइट है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये इसकी सबसे ज्यादा आसान डेफिनेशन है। इसी तरह अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जेक्ट भेजे होते हैं, ठीक है, जो कि अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रहे होते हैं। अब इसके अलग अलग हमारे पास मकासद होते हैं। किसी को हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भेजते हैं, ठीक है, किसी को वेदर फोरकास्टिंग के लिए भेजते हैं, किसी को मिलिट्री पर्पस के लिए भेजते हैं, अलग अलग उसके मकासद होते हैं। ठीक है, लेकिन फर्क ये है एक नेचुरल सैटेलाइट में और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में कि नेचुरल सैटेलाइट नेचुरली रिवॉल्व कर रहा है, हमने लॉन्च नहीं किया, और आर्टिफिशियल वो जो कि हमने लॉन्च किया होता है, हमने भेजा होता है और वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, ये किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करे उसे हम बोलेंगे ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है।
अब इसकी वो डेफिनेशन भी देख लीजिए जो कि आपकी बुक में दी गई है, ठीक है। ओके जी, आ जाइए यहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट के ऊपर। यहाँ पे क्या लिखा है जी, अ नेचुरल बॉडी ऑर्बिटिंग अ प्लैनेट, माइनर प्लैनेट, डॉग प्लैनेट, ठीक है। कोई भी आपके पास छोटा प्लैनेट हो सकता है, कोई बड़ा प्लैनेट हो सकता है, उसके अराउंड जो ऑब्जेक्ट नेचुरली रिवॉल्व कर रहे हैं बेटा, वो आपका क्या कहलाता है, नेचुरल सैटेलाइट। अब यहाँ थोड़ी सी मजीद वजाहत की गई है, वो क्या है, where the large body's gravity dominate the system is called natural satellite। अभी एक बात की गई है, वो क्या है कि जो लार्ज बॉडी है ना, उसकी ग्रेविटी डोमिनेट करनी चाहिए। इस बात का क्या मतलब है, देखो एक है आपके पास अर्थ, ठीक है, एक है मून, दोनों का कंपैरिजन करो, अर्थ साइज में बड़ी है, मून छोटा है, ठीक है। अब जो मून है ना, वो अर्थ के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पर जो अर्थ है वो एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और इसकी ग्रेविटी डोमिनेट करती है, जिसकी वजह से ये मून उसके अराउंड सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमता है, सही है। तो जो भी बड़ा ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसकी ग्रेविटी को डोमिनेट करना चाहिए ताकि सैटेलाइट उसके अराउंड सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमे, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर आपको ये मुश्किल लगती है तो सिंपल सी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है, द ऑब्जेक्ट दैट नेचुरली रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट, इतना तो कम से कम लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। हेडिंग लगा लीजिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट की और उसमें लिखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स लॉन्च इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। बताया था आपको, ये इंसानों ने भेजे हुए प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और मकसद इनका अलग अलग होता है। करना क्या, हमने इसे अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ के ऊपर घुमाना होता है, सही है। और ये हमारे कहलाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब जरूरी नहीं है कि हमने इन्हें सिर्फ अर्थ के अराउंड ही भेजना होता है और अर्थ के अराउंड ये ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाते हैं। इसके अलावा जो भी आपके पास सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है, उनके अराउंड भी जब हम कोई ऑब्जेक्ट भेजते हैं और वो घूम रहे होते हैं तो वो भी हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, बच्चों को थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। मेरे बच्चों, जितने भी ये नेचुरली पाए जाते हैं ना स्पेस में ऑब्जेक्ट, जिसमें स्टार्स भी आ जाते हैं, जैसे सन एक स्टार है, उसके अराउंड भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी गैलेक्सीज होती हैं और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो ये सब आपके पास कहलाते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है बेटा। ओके, तो इनके अराउंड भेजो कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में घूमे, या अर्थ के अराउंड भेजो, वो आपका कहलाता है बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। अच्छा, अब इन सैटेलाइट्स की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जरा उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देख लीजिए। दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। एक तो बेटा ये है कि ये विदाउट एनी इंजन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इनके अंदर कोई इंजन नहीं होता, कोई पावर सप्लाई इनको नहीं मिल रही होती जिसके साथ ये सर्कुलर पाथ के अंदर घूमे, ये बगैर इंजन के मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट अगर आप देखें तो मैंने मेंशन किया है, दीज सैटेलाइट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विदाउट नीड ऑफ एनी इंजन, कोई इंजन वगैरह इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। और ये घूमते ही रहते हैं अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ के ऊपर। उसकी वजह क्या होती है, ग्रेविटेशनल पुल। देखो कोई भी बॉडी है ना, अगर वो सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रही है तो उसको सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए सेंटीपिटल फोर्स चाहिए होती है। तो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है ना, वो एक्ट करती है एज अ सेंटीपिटल फोर्स और उसको सर्कुलर पाथ के ऊपर घुमाती है, ठीक है। अब ये बात जो है वो बच्चों का जो माइंड है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि आखिर ऐसा क्या होता है कि ये बगैर इंजन के ही घूमने शुरू कर देती है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है बेटा। जो न्यूटन जी थे ना, उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। थॉट एक्सपेरिमेंट होता है जिसको फिजिकली परफॉर्म नहीं किया जाता, बट माइंड में उसको सोच के मतलब के परफॉर्म किया जाता है। मतलब जहन में वो होता है ना ख्याली पुलाव, जैसे हम ख्याली पुलाव पकाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, इसी तरह जहन में सोच के जो एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट। तो न्यूटन ने ना एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि भाई देखो, ये हमारे पास यहाँ अर्थ है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको ऐसे हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे अर्थ के ऊपर हम किसी एक पहाड़ की चोटी के ऊपर आ जाते हैं और वहां पे हम एक तोप लगा देते हैं जी, कैनन, ठीक है, और वो एक गोला जो है वो फायर करती है। अगर वो थोड़ी आहिस्ता स्पीड से गोले को फायर करे, ठीक है, तो गोला आके यहाँ पे ऐसे गिर जाएगा। अगर थोड़ी और स्पीड से फायर करे तो गोला आके यहाँ गिरेगा, थोड़ी और स्पीड से फायर करे तो गोला आके यहाँ गिरेगा। अगर वो इससे ज्यादा स्पीड को बढ़ा दे तो फिर गोला अर्थ के ऊपर गिरेगा नहीं, बल्कि इसके इर्द गिर्द ऐसे घूमना शुरू कर देगा, ठीक है।
अब इसको एक बार जो है वो आपने एक पुश दे दिया, उसके बाद इस गोले के अंदर ना आपने कोई मोटर फिट की हुई है, ना ही कोई आपने इसके अंदर ऐसी चीज लगाई है जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है और ये सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रहा है। हुआ कुछ यूं है कि देखिए, जैसे ये अर्थ है ना, आप जहां पे खड़े हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि जमीन बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट है, ये आप खड़े हैं, यहां से आप कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो वो यहां से ऐसे गिर जाता है, यही उसका पाथ होता है ना, ऐसे, सही है। अब आपकी वेलोसिटी बहुत कम है, सही है, जिस वेलोसिटी से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो आपको इस तरह जमीन पे गिरता नजर आएगा। इसी तरह से जब कैनन ने इसको बॉल को थ्रो किया तो वो अर्थ की सरफेस के ऊपर ही गिरी। अब आहिस्ता 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 हम उसको ज्यादा स्पीड के साथ फेंकने की कोशिश करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब करते करते होता क्या है कि देखो, अब जब आप छोटे रेंज में देखते हैं तो आपको अर्थ स्ट्रेट नजर आती है, लेकिन जब आप थोड़ा बाहर जाके, ठीक है, दूर जाके अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे तो फिर वो आपको ऐसे कर्व होती दिखाई देगी, ठीक है। तो मेरे बच्चों, होता यूं है कि जब हम इसकी स्पीड बढ़ाते रहते तो क्या होता जा रहा है कि इसका जो पाथ है ना, वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका कर्वेचर है, यानी जितनी कर्व सरफेस है अर्थ की, ये कर्व सरफेस है अर्थ की, ये इसका कर्वेचर फर्ज कर लें, और जो ऑब्जेक्ट हमने मूव कराया कैनन के थ्रू, उसका कर्वेचर दोनों मैच कर जाते हैं। अब देखो, जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे अर्थ की तरफ गिरने की कोशिश कर रहे हैं ना, इस तरह से ये हाई स्पीड ऑब्जेक्ट भी अर्थ के ऊपर गिरने की कोशिश करता है, मगर जितना वो अर्थ की तरफ गिरने की कोशिश करता है उतना अर्थ बैंड हो जाती है, क्योंकि अर्थ स्ट्रेट तो नहीं है ना, वो तो ऐसे कर्व में है ना। देखो, बात समझियो, ये देखो यहां से यूं आके गिर रहा है, देखो जैसे यहां पे ऑब्जेक्ट गिर रहा था ना ऐसे, बिल्कुल उसी तरह से इधर भी ऑब्जेक्ट जमीन के ऊपर गिरने की कोशिश कर रहा है, मगर जैसे जैसे वो जमीन की तरफ आता है साथ साथ देखो अर्थ भी तो बैंड होती जा रही है। तो अर्थ की कर्व सरफेस या अर्थ का जो कर्वेचर है और इसके पाथ का जो कर्वेचर है, दोनों मैच कर जाते हैं। अब ये हर लम्हे अर्थ के ऊपर गिरने की कोशिश करता है, मगर अर्थ के ऊपर गिर नहीं सकता। तो ये देखो ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिराना हो तो उसको गिराने के लिए क्या आपको मोटर लगानी पड़ती है, क्या कोई एनर्जी देनी पड़ती है? नहीं देनी पड़ती, वो खुद ब खुद नीचे जाता है। तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ना बेटा, ये भी इसी तरह से होते हैं कि ये लगातार अर्थ की सरफेस के ऊपर गिरने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर जितना ये अर्थ की सरफेस की तरफ आते हैं ना, उतनी अर्थ बैंड हो जाती है, क्योंकि अर्थ स्ट्रेट तो है नहीं, वो तो हमें स्ट्रेट नजर आती है क्योंकि हम उसका बहुत थोड़ा सा रीजन देख पाते हैं, उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। अगर आप थोड़ा दूर चले जाए, बाहर चले जाएं, ठीक है, तो फिर आपको सही से मालूम होगा कि अर्थ कर्व है, इस तरह से उसकी जो सरफेस है वो गोल है, ठीक है। तो जितना जितना वो नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करता है उतना जमीन बैंड हो जाती है, क्योंकि दोनों का कर्वेचर मैच कर गया। इसलिए ये हर लम्हे अर्थ के ऊपर गिरने की कोशिश करता है, लेकिन अर्थ के ऊपर ये गिर नहीं पाता, ठीक है। इस तरह से अब ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और गिरता क्यों है? क्योंकि इसको एक अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटी है, वो अपनी तरफ खींच रही होती है, लेकिन अर्थ के ऊपर ये गिर नहीं पाएगा। तो मेरे बच्चों, ये वजह है कि ये सैटेलाइट्स जो होते हैं ना, वो बिना कोई इंजन के ही अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। ये आइडिया दिया था न्यूटन ने, ठीक है। अब उम्मीद है आपके माइंड में ये बात क्लियर होगी। मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं मेरे बच्चों। जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे घूमते रहते हैं, उनको किसी इंजन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा, ओके। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको थॉट एक्सपेरिमेंट बताया कि अगर आप थोड़ी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो अर्थ के ऊपर गिरेगा, थोड़ी और फेंके फिर भी अर्थ पे गिरेगा, थोड़ी और तेज फेंके फिर भी अर्थ पे गिरेगा, करते करते एक स्पीड ऐसी आएगी कि जिसके बाद फिर वो अर्थ के ऊपर गिरेगा नहीं, बल्कि अर्थ के अराउंड घूमना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका जो कर्वेचर है, उसका ऑब्जेक्ट जिस पाथ पे वो मूव करता हुआ जा रहा है और अर्थ का जो कर्वेचर है, वो दोनों मैच कर जाते हैं। जब वो दोनों मैच कर जाएंगे तो फिर वो अर्थ के ऊपर गिरने की हर लम्हा कोशिश करेगा, लेकिन अर्थ के ऊपर गिर नहीं पाएगा। जैसे देखो, आम हालात में ऑब्जेक्ट यूं गिरता है ना, ऐसे, ठीक है। अब देखो, अर्थ यहाँ पे, अर्थ की सरफेस ये है, जब वो यहाँ पे आया अर्थ यूं हो गई, यहाँ पे आया अर्थ यूं होगी, वो यहाँ पे आया अर्थ यूं होगी। तो इस तरह से जैसे जैसे वो बैंड होता है, वैसे वैसे अर्थ भी बैंड होती जाती है। तो वो हर लम्हे गिरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो गिर नहीं पाता। ये वजह है कि वो बिना इंजन के काम कर रहा होता है, उसको किसी इंजन की जरूरत नहीं है। वो हर लम्हे जमीन के ऊपर गिरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो गिर नहीं पाता, इसलिए वो सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। उम्मीद है अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, उसके अलावा नीचे वाला पॉइंट भी देख लीजिए, दे रिमेन इन द ऑर्बिट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ठीक है, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही होती है, इसीलिए तो वो अर्थ के अराउंड घूमना शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो हर लम्हे अर्थ पे गिरना चाह रहा है, गिर नहीं पा रहा। वजह क्या थी? सबसे मेन पॉइंट कि अर्थ का कर्वेचर
और वो जिस पाथ पे मूव कर रहा है उस पाथ का कर्वेचर मैच कर जाता है। जितना वो पाथ कर्व है उतनी अर्थ भी कर्व है, इसलिए वो अर्थ पे अब गिर नहीं पाएगा। ठीक है बेटा, ओके। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, यही एक मेन पॉइंट था समझने वाला, जहां से कोई क्वेश्चन कंसेप्चुअल बन सकता है। उसके बाद आगे बच्चों बिल्कुल आसान वो थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, बस आपको मैं यहाँ से पढ़ के बताता जाऊंगा। ठीक है, अब हम आ जाएंगे जी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में बेटा हमने मेनली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की टाइप को डिस्कस करना है, जिसमें नंबर 1 पे आ जाता है हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब इसके नाम से जाहिर है, ठीक है, आपस में राब्ता करने के लिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए जो सैटेलाइट आप इस्तेमाल करेंगे उसको आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, दीज सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वाया रेडियो सिग्नल। अब देखिए, कोई ना कोई तरीका होता है ना जिस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को भेजते हैं और रिसीव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो रेडियो सिग्नल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो सिग्नल बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ना बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती है, जिसमें रेडियो वेव्स होती हैं, उसके अलावा इसमें विजिबल रीजन होता है, इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव्स होती हैं, गैमा रेज होती हैं, बहुत सारी होती हैं। उनमें से एक जो खास फ्रीक्वेंसी जिसको हम रेडियो वेव्स कहते हैं, उन रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हुए सिग्नल को भेजा जाता है और रिसीव किया जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब इन सैटेलाइट्स के अंदर ज्यादातर वो होते हैं जो कि जमीन के लिहाज से ठहरे हुए होते हैं। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपने सीखा होगा पहले, मैं फिर से बता देता हूँ मेरे बच्चों। देखो, जियो का मतलब होता है जमीन, स्टेशनरी का मतलब होता है ठहरा, जमीन के लिहाज से ठहरा हुआ। अब हमें अपने लिहाज से ठहरा हुआ बंदा कौन लगता है? देखो, अगर दो गाड़ियां जा रही हैं, दोनों फर्ज करो मूव कर रही हैं, साथ साथ मूव कर रही हैं, और कोई तेज नहीं हो रही, कोई ऐसा नहीं हो रही, एक जैसी स्पीड से मूव कर रही हैं। आप इस विंडो से उस विंडो में देखेंगे, उस शख्स से बातचीत करेंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे वो भी रेस्ट में और आप भी रेस्ट में, जबकि दोनों गाड़ियां मूव कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि रेस्ट और मोशन जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, वो आपके पास रिलेटिव क्वांटिटी है। आप दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से ऑब्जर्व कर रहे होते हो कि आप मोशन में हो या रेस्ट में। आप देखते हो वो तो मेरे लिहाज से ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, तो फिर वो भी रेस्ट पे है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से ना अब ये जो जियो स्टेशन सैटेलाइट होते हैं ना बेटा, ये ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो 24 घंटे के अंदर एक चक्कर मुकम्मल करते हैं, ऐसे एक चक्कर मुकम्मल। और जो अर्थ होती है ना, वो भी 24 आवर के अंदर एक स्पिनिंग मोशन परफॉर्म करती है। मतलब देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है। ठीक है, यहां से इसने अर्थ ने स्पिनिंग मोशन परफॉर्म किया, दोबारा इस पॉइंट पे आ गई, 24 घंटे लगे। और जो सैटेलाइट है वो इसके अराउंड यहां से स्टार्ट हुआ और ये एक चक्कर मुकम्मल करता है। ये उसकी ऑर्बिटल मोशन है और अर्थ की स्पिनिंग मोशन, दोनों एक चक्कर 24 घंटे में मुकम्मल करते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे अर्थ के ऊपर मैं खड़ा हूं, मेरे सामने ये सैटेलाइट है। ठीक है, अच्छा, मैं यहां होता हूं तो मेरे सामने ये, मैं यहां होता हूं तो ये इधर, मैं यहां होता हूं तो इधर, मैं यहां होता हूं तो इधर, यहां होता हूं तो इधर, यहां से देखिए फिर उधर आ गया। अब मैंने भी एक स्पिनिंग मोशन में एक चक्कर मुकम्मल कर लिया, इसने सर्कुलर मोशन में चक्कर मुकम्मल कर लिया। ठीक है, और ये हर लम्हा मेरे सामने रहा, ना मुझसे आगे गया ना मुझसे दूर गया, तो मैं समझूंगा भाई ये तो ठहरा हुआ है, ये रेस्ट पे है, जबकि ये रेस्ट पे नहीं है, ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये मेरे लिहाज से ठहरा हुआ, या जमीन के लिहाज से ठहरा हुआ। बात को समझ गए? इसीलिए हम कहते हैं ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जो कि अर्थ के लिहाज से ठहरा हुआ। वैसे ठहरा हुआ नहीं है, वो मूव कर रहा है, लेकिन अर्थ के लिहाज से ठहरा हुआ है, क्योंकि अर्थ जितने टाइम में एक स्पिनिंग मोशन परफॉर्म करती है, ये उतने टाइम के अंदर एक चक्कर मुकम्मल करता है। तो ये हर वक्त एक खास पॉइंट के सामने रहता है अर्थ के ऊपर। जैसे अगर अर्थ पे मैं खड़ूं तो मेरे सामने है, ठीक है, मैं स्पिनिंग मोशन परफॉर्म करूं, मेरे साथ साथ इधर इधर इधर। अगर ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, तो मुझे फील होगा हाँ वाकई भाई ये मुझसे आगे निकल गया या मुझसे पीछे। अगर हर लम्हा ये मेरे सामने रहेगा ऐसे, तो मैं तो ये समझूंगा ये मूव ही नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है बेटा, ये भी एक पॉइंट था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है जी, दे इनेबल अनइंटरप्टेड कांटेक्ट विद द ग्राउंड स्टेशन। देखो, एक ऊपर हमने सैटेलाइट भेजा हुआ है, ठीक है, और एक नीचे ग्राउंड पे स्टेशन होता है, जो कि आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को भेजते हैं और रिसीव करते हैं। अब इन दोनों के दरमियान एक अनइंटरप्टेड आपके पास कम्युनिकेशन होती है, डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, लगातार आपकी जो इंफॉर्मेशन भेजी जा रही होती है और रिसीव की जा रही होती है, उसमें कोई रुकावट नहीं आने देता है। ठीक है, तो ये आपको आसान सा मैंने बता दी कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होते हैं। वैसे भी आपको याद हो जाना चाहिए इसके नाम से ही कि मकसद क्या है इसका बेटा, कम्युनिकेशन पर्पस। करती किसके थ्रू है? रेडियो सिग्नल के थ्रू। इस्तेमाल कौन सी सैटेलाइट करती है? जियो स्टेशन सैटेलाइट। क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, और एक फीचर कि इसकी अनइंटरप्टेड जो है सर्विस होती है। ठीक है,
इंटरप्ट नहीं होने देती। उसके बाद फिर आ जाइए वेदर सैटेलाइट्स के ऊपर। अब ये वेदर सैटेलाइट इसके भी नाम से जाहिर है भाई, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग। It is equipped with the cameras and instrument directed at the Earth atmosphere. अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो बता रहे हैं। इसमें कैमरे होते हैं, कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको डायरेक्ट किया जाता है जी अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर, ताकि वो उसको एग्जामिन करे, उसको ऑब्जर्व करे और बता सके आने वाले वक्त में कि कब बारिश होगी, कब धूप होगी, कल का क्या टेम्परेचर होगा, आज का क्या टेम्परेचर होगा, सब चीजें बता सके आपको, ठीक है। तो ये मेरे बच्चों काम होता है आपके वेदर सैटेलाइट्स का, ठीक है। इट हेल्प टू प्रोवाइड एडवांस वार्निंग ऑफ सीवियर वेदर। कोई भी मौसम में अगर खराबी है, कुछ मसला है, तो उसकी एडवांस में बताएगा कि भाई सैलाब कह रहा हूं, सॉरी, कोई बहुत तेज आंधी आने वाली है, बहुत ज्यादा कोई तेज हवा चलने वाली है, बारिश आने वाली है, कोई इस तरह का मसला आने वाला है, तो वो आपको पहले से वार्निंग दे देता है, तूफान आने वाला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा फिर आ जाते हैं जी नेविगेशन सैटेलाइट्स। ये ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट्स को ट्रेस करने के लिए, उनकी लोकेशन मालूम करने के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए इसको भी। नेविगेशन सैटेलाइट्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ द ग्राउंड बेस्ड ऑब्जेक्ट। जमीन पे पड़े हुए या कोई आसपास फिजा में जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी लोकेशन बतानी है, तो वो बता सकता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास स्पेस क्राफ्ट है, शिप्स हैं, कार्स हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, या कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ट्रैकर लगा होता है, जीपीएस, जो कि जिससे हम उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं कि इस वक्त कहाँ है ये, ठीक है। मोबाइल कार्ड्स होते हैं, सिम्स होती हैं, उनको हम ट्रेस कर सकते हैं कि ये सिम कहाँ पर पाई जा रही है, ठीक है। तो ये चीजें सारी हम यहाँ से इसकी हेल्प से मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, यूएस एयरफोर्स ऑपरेट नेवस्टार ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ 24 सैटेलाइट्स का। देखिए, अब ये एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि यूएस की जो एयरफोर्स है वो इस जो हमारे पास नेविगेशन सिस्टम है उसको इस्तेमाल करती है, जिसके अंदर 24 सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इट कैन प्रोवाइड द एक्यूरेट पोजीशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम 10 मीटर टू लेस देन 1 सेंटीमीटर। ये आपके पास 10 मीटर से लेकर लेस देन 1 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट की एक्यूरेट पोजीशन को बताने की अहलियत रखती है। इंफॉर्मेशन अगेन नो कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे आ जाओ जी आप मिलिट्री सैटेलाइट्स के ऊपर, ठीक है। मिलिट्री सैटेलाइट्स जो है ना बेटा, वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की तरह ही होती हैं, बस इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में डायरेक्टली हम मैसेज भेज रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, मगर यहाँ पर थोड़ी सी क्योंकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है तो उसको डिकोड करके भेजा जाता है, ठीक है। ये इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन की ट्रांसफर होती है। जैसे व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप हम यहाँ से कोई मैसेज भेजते हैं तो सेंटर में जो हेल्प आउट कर रहे हैं इस मैसेज को यहाँ से लेके जाने में और अपनी जो डेस्टिनेशन वहां तक पहुंचाने में, उनको ये पता नहीं होता कि इसमें क्या चीज है, क्या लिखा हुआ, क्या नहीं लिखा हुआ, ठीक है। फिर वो बंदा जिसको ये मैसेज मिलना है उसके पास अब ये मैसेज पहुंचता है तो फिर वो उसको डिकोड करके चेक करता है कि हाँ इसने ये बात की थी। बात को समझ रहे हैं? जो हमारा मैसेज था उसको कोड में कन्वर्ट कर लिया जाता है, वो फिर आगे ट्रांसफर होता है। उसके बाद फिर वो कोड वहां पर पहुंचता है, जो हमारा रिसीवर है जिसको हमने मैसेज भेजना था, फिर वो उसको डिकोड करता है, दोबारा उसको टेक्स्ट में चेंज कर देता है। समझ गए? तो ये इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, ठीक है। तो खुलेआम इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर पहुंच रही होती है उस तरह से ये नहीं होता। ओके, दीज आर सिमिलर टू द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इट ट्रांसमिट encrypted data decode by the special receiver, ठीक है। मैंने बताया आपको सीधा सीधा मैसेज नहीं जाएगा, उसको कोड वर्ड में भेजा जाएगा, फिर उस कोड को दोबारा से वो चेंज करेगा जहां पे हमने उसको भेजना था, सिर्फ वो डिवाइस की उसको दोबारा से डिकोड कर सकती है और उसको दोबारा मैसेज के अंदर कन्वर्ट करके समझ सकती है कि मुझे क्या कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा जी हमारे पास सर्विलेंस सैटेलाइट्स हैव द हाई रेजोल्यूशन कैमरास फॉर इमेजिंग। सर्विलेंस सैटेलाइट्स बेटा आपके पास वो होती हैं जो कि जैसे किसी चीज का निगरानी करनी होती है ना, देख रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, वहां पे क्या चल रहा है, ये वो सैटेलाइट्स होती हैं जो कि निगरानी कर रही होती हैं। उनके अंदर बहुत हाई रेजोल्यूशन के कैमरे होते हैं जो देख रहे होते हैं कि फलां रीजन के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है। जैसे हम अक्सर आपने सुना होता है कि जंगों के अंदर पता लग जाता है कि भाई फलां जो कंट्री है उसने अपनी जो फोर्सेज है उसको मूव कर दिया है बॉर्डर की तरफ, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तमाम चीजें अपनी कंट्री के अंदर बैठे बैठे आप ये चीजें चेक कर रहे होते हैं। तो वो बेसिकली इन सैटेलाइट्स के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाए जी साइंटिफिक सैटेलाइट्स के ऊपर। ये भी बिल्कुल सादे से सैटेलाइट्स हैं। इसमें बताया जा रहा है कि भाई इनको इस्तेमाल किया जाता है जो स्टडी द मैप ऑफ द अर्थ, पूरे अर्थ के मैप को स्टडी करने के लिए, ओशंस को, एटमॉस्फेयर को, और डिस्टेंस स्पेस, मतलब कि आपकी जो स्पेस के अंदर दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी स्टडी करने के लिए
इसे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल हबल स्पेस टेलीस्कोप विच कैन नॉट अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, ये इसकी एक क्वालिटी बताई गई है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप आपके पास ऐसी टेलीस्कोप है जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, उससे भी डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, तो पर्पज इसका भी ये होता है बेटा, साइंटिफिक पर्पजेस के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करना है, ये इस तरह कोई काम करना, तो उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये थ्योरेटिकल सारे पॉइंट्स हैं बेटा, इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ भी आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। इट प्रोवाइड क्लियर इमेज ऑफ द डीप स्पेस की आपको क्लियर इमेज देता है, अगेन इन्फॉर्मेशन। अब आ जाओ जी असल चीज के ऊपर, जो कि है हमारे पास लॉन्चिंग सैटेलाइट्स को कैसे लॉन्च किया जाता है। ठीक है, देखो मेरे बच्चों, न्यूटन ने जो एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी किया। उसने कहा था कि भाई आप जमीन के ऊपर एक किसी ऊंची पहाड़ी के ऊपर चले जाएं, वहां पे एक कैनन रखें, वहां से एक बाल थ्रो करें, पहले उसे कम वेलोसिटी से फेंकें तो वो अर्थ के ऊपर ही गिरेगी, थोड़ी और वेलोसिटी बढ़ाएं, अर्थ के ऊपर गिरेगी मगर थोड़ा आगे जाके गिरेगी, और वेलोसिटी बढ़ाएं, अर्थ के ऊपर गिरेगी मगर थोड़ा आगे जाके गिरेगी। करते करते आपकी वेलोसिटी जब इतनी हो जाएगी, ठीक है, तो फिर वो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कैनन बॉल है, वो अर्थ के ऊपर नहीं गिरेगी बल्कि उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, बट पॉसिबल नहीं। आपको वो बता देता हूं मेरे बच्चे को इस्तेमाल करते हैं रॉकेट्स का। ठीक है ना, रियल में हम रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हुए पहले सैटेलाइट्स को एक सर्टेन हाइट के ऊपर लेके जाया जाता है। जब वो एक सर्टेन हाइट के ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद फिर इनको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट किया जाता है एक खास वेलोसिटी से। ठीक है, तो फिर वो एक सर्कुलर पाथ के ऊपर जो है वो घूमना शुरू हो जाते हैं। सही है, तो यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन किया है, सैटेलाइट्स आर लॉन्च टू हाई एल्टीट्यूड यूजिंग स्पेसक्राफ्ट, और मैंने ब्रैकेट में लिखा है जी रॉकेट्स वगैरह का, स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए पहले इन सैटेलाइट्स को हम एक स्पेसिफिक हाइट तक लेकर जाते हैं। लेकर जाने के बाद फिर इनको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने भेजना है, एक्सेलरेट करना है। देन एक्सेलरेट टू द सफिशिएंट टेंजेंशियल स्पीड। ये टेंजेंशियल स्पीड क्या होती है? देखो मेरे बच्चों, ये आपके पास एक तरह का एक सर्कल है ना, तो सर्कल के एक पॉइंट को टच करके जाने वाली जो लाइन है ना बेटा, ठीक है, उसको टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंट के, सर्कल के टेंजेंट के अलोंग जो वेलोसिटी होगी उसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो इससे परेशान नहीं होना, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है। देखो ये आ गया हमारा सर्कल, ये एक लाइन जो सर्कल को टच करती हुई जा रही है, दिस इज टेंजेंट। तो जब हम एक अर्थ के ऊपर से ना एक सर्टेन हाइट के ऊपर चले गए, यहां तक हम आ गए हैं, उसके बाद फिर हमने ऐसे जो है वो इसको इस डायरेक्शन के अंदर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हमने इसको भेजना है। ठीक है, तो ये देखिए ना, ये भी असल में देखा जाए तो एक सर्कल ही बनता है। तो सर्कल का ये टेंजेंट है, तो ये क्योंकि वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसके टेंजेंट से हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी इसका नाम रखा है। ठीक है बेटा, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ हम इसको फिर आगे एक्सेलरेट करते हैं, तो फिर ये सर्कुलर पाथ के ऊपर ऐसे घूमने शुरू करता है, लेकिन एक मखसूस वेलोसिटी होगी तो। ठीक है, बाकी जो न्यूटन का कॉन्सेप्ट था वही यहाँ पे भी अप्लाई हुआ कि अगर आप एक लो वेलोसिटी के साथ इसे भेजेंगे, तो लो वेलोसिटी के साथ भेजने से क्या होगा, वो अर्थ के ऊपर ही आके गिरेगा। ठीक है, पहले आप इसे एल्टीट्यूड के ऊपर ले गए ना, उसके बाद फिर आपने लो टेंजेंशियल वेलोसिटी दी उसको, तो अर्थ के ऊपर ही आके गिरा। थोड़ी सी और बढ़ाई, फिर भी अर्थ के ऊपर आके गिरा, थोड़ी सी और बढ़ाई, फिर अर्थ के ऊपर आके गिरा, थोड़ी सी और बढ़ाई, फिर करते 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 वो अर्थ के ऊपर नहीं गिरा, बल्कि एक सर्कुलर पाथ के ऊपर उसने ऐसे घूमने शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा, अगर आपने इससे भी ज्यादा वेलोसिटी उसकी बढ़ा दी, तो फिर वो सर्कुलर पाथ की बजाय एक एलिप्टिकल पाथ के ऊपर घूमने शुरू कर देगा। मतलब देखो एलिप्टिकल पाथ कैसा होता है, ये है ना सर्कुलर पाथ, एलिप्टिकल ऐसा होता है। ठीक है ना, ये एलिप्टिकल पाथ है, फिर वो एलिप्टिकल पाथ के ऊपर मूव करने शुरू कर देता है। और अगर आप उससे भी ज्यादा स्पीड को बढ़ा दो, ठीक है, तो फिर वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर चला जाता है, एस्केप कर जाता है, छूट जाता है, निकल जाता है। ठीक है बेटा, ओके। अब जरा ध्यान से बात सुनिएगा, फिर से बता देता हूं मेरे बच्चों कि सैटेलाइट को लॉन्च करने का तरीकाकार ये होता है कि पहले आप रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हुए एक सर्टेन एल्टीट्यूड पर जाते हैं। जब आप सर्टेन एल्टीट्यूड पर चले गए, उसके बाद फिर आप उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट करते हैं, उसको एक टेंजेंशियल, एक खास टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ आप भेजते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी चाहिए होती है। अब यकीनन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वो कितनी स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अर्थ की सरफेस से ज्यादा दूर नहीं जाते, उसको थोड़ा करीब करीब रहते हैं, ठीक है, तो यानी एल्टीट्यूड आपका अर्थ की सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है,
तो फिर मेरे बच्चों तकरीबन होती है ये 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आप इसे इस डायरेक्शन के अंदर फेंकेंगे तो फिर वो सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमना शुरू कर देगा। अगर आप 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कम स्पीड पर फेंकेंगे तो फिर वो अर्थ के ऊपर आके गिर जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, और अगर आप इससे ज्यादा स्पीड से फेंकें, यानी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा की स्पीड से अगर आप इसको फेंकेंगे तो फिर बेटा वो एलिप्टिकल पाथ के अंदर घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, और घूमता रहेगा, बढ़ाते रहो स्पीड, बढ़ाते रहो, करते करते जब स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी तो फिर वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे ही बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि आपके माइंड में यकीनन ये क्वेश्चन होगा कि वो कौन सी स्पीड है जिस स्पीड के ऊपर सर्कुलर पाथ पे घूमेगा और वो कौन सी स्पीड है जिस स्पीड के ऊपर ये अर्थ की सरफेस से बाहर चला जाएगा, वो हमें पता होनी चाहिए। लिमिट्स तो मेरे बच्चों में बता देता हूँ। अब ये देखो मैंने 3-4 नंबर लिखे हैं यहाँ पे। नंबर 1 है, देखें ये जितने भी हैं ये अर्थ के ऊपर गिरे 1 2 3, ये सारे के सारे बेटा आपके पास नंबर 1 कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नंबर 1 कैटेगरी है वो आपके पास तब आएगी जब आपकी जो स्पीड होगी ना जिसके साथ आपने उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट किया है वो अगर 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से कम होगी, ठीक है, तो फिर वो अर्थ के ऊपर गिरेगा, फॉल बैक। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नंबर 2 ऑर्बिटिंग मैंने लिखा है। नंबर 2 में ऑर्बिटिंग तब होगी बेटा जब आप उसे 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्सेलरेट कराएंगे तो फिर वो सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा, तो ये दूसरे वाला आपके पास ये देखें, ये नंबर 2 मैंने मेंशन किया है, ये ऐसे ग्रीन जो पाथ नजर आ रहा है ये सर्कुलर पाथ है, इसके ऊपर उसने घूमना शुरू कर दिया। उसके बाद बेटा तीसरे के ऊपर आइए। तीसरा वो कौन सा है, जब आपने 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से थोड़ी ज्यादा स्पीड कर दी, 10 सपोज आपने 10 कर दी है, ठीक है, 10 किलोमीटर पर सेकंड, तो फिर वो एलिप्टिकल पाथ के ऊपर घूमना शुरू कर देगा। ये तीसरा बेटा आपके पास एलिप्टिकल पाथ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर जो चौथा है वो क्या है, जब इसकी स्पीड जो है वो जिससे आपने उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट किया, अगर वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से बढ़ गई तो फिर वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बचे बाहर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होंगी। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, दोनों पॉइंट मेंशन किए हैं, ये वाले दोनों बता दिए। पहले ऊपर हाइट पे लेके जाना है, फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लॉन्च कर देना है। ठीक है, ये आजकल जिस तरह से हम करते हैं रियल तरीका वो ये है। बाकी जो न्यूटन का थॉट एक्सपेरिमेंट था वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उसके बाद मेरे बच्चों अब आपको तीनों पॉइंट यहाँ पर बताने हैं कि लो स्पीड पे क्या होगा, एडजस्टेड स्पीड पे क्या होगा और हाई स्पीड पे क्या होगा। लो स्पीड पे क्या होगा, वो वापस अर्थ के ऊपर आके गिर जाएगा। बता दिया आपको लो स्पीड कितनी होनी चाहिए, किससे कम होनी चाहिए। एडजस्टेड स्पीड जैसे मैंने आपको बताया 7.9 किलोमीटर पर सेकंड अर्थ की सरफेस से करीब करीब रहते हुए, ठीक है, इतनी होगी तो फिर वो सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमेगा, ये वो एडजस्टेड स्पीड है। ठीक है, और अगर हाई स्पीड है, हाई स्पीड में या तो एलिप्टिकल पाथ में आएगा, अगर बहुत हाई होगी तो फिर बेटा आपको वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।